हेलो एवरीवन, हाय। आप सभी को दस फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बेहतर से बेहतर होने का तलाश कीजिए, मिल जाए नदी तो समंदर का तलाश कीजिए। टूट जाते हैं ये शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए ये पत्थर ऐसे शीशे के तलाश कीजिए। आखिर में आप सभी लोग से ये कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर ये सारा दुख दर्द समस्या सारा कुछ है, सुख है। सिर्फ आप अपने बनाए हुए जंजीर से बाहर निकल कर तो देखिए, आप तो अपने आप में सिकंदर हैं। तो आज हम लोग देखेंगे एक बेहतरीन सेशन जिसमें हम लोग जैक बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो फिजिक्स का पूछा है उसको हम लोग देखेंगे डिटेल में। देखिए जैक बोर्ड का जो पैटर्न है ये क्या है कि जो थ्योरी रहता है वो 70 मार्क्स का रहता है, उसमें आपको 23 मार्क्स लाना रहेगा। और अगर प्रैक्टिकल इसमें जोड़ देंगे तो 70 प्लस 30 नंबर का जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है, तो क्या हो गया 100 मार्क्स। और आपको 100 मार्क्स में 33 मार्क्स लाना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, ग्रुप ए में जो 15 क्वेश्चन होता है वो एमसीक्यू रहता है। तो आज हम लोग देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोला है ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी हैज, एक घना आवेश क्या रखता है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा रखता है, या फिर एक्सिस ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन ज्यादा रखता है, या फिर डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कमी रहता है, या फिर डिफिशिएंट ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का कमी रहता है। तो हम लोग देखे थे पूरा डिटेल में कि कोई भी आइटम और मॉलिक्यूल्स, कोई भी वस्तु है वो किसी आइटम और मॉलिक्यूल से बना रहता है। उस आइटम में क्या रहता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहता है। तब हम किसी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं ये भी हम लोग देखे थे। अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है तो उसमें क्या करना पड़ता है, चाहे उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करो, मतलब कि इसको इलेक्ट्रॉन दे दो, या फिर इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, और फिर दूसरा मेथड क्या है कि उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो। तो हम लोग देखे थे कि जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो हम उस बॉडी को कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। मतलब इसमें क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर ज्यादा रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो उस वस्तु को हम कहेंगे कि ये घना आवेश है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, इसका आंसर दोनों होना चाहिए, एक्सिस ऑफ प्रोटॉन या डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इस तरह का दोनों क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम लोग प्रायोरिटी देंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन को, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है, ठीक ना। तो ये हो गया। हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ये यूनिफॉर्म वायर रेजिस्टेंस दिया, प्रतिरोध दिया क्या, 16 ओम, इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड अट्रैक्ट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक रेजिस्टेंस, एक प्रतिरोध दिया है 16 ओम का, उसको क्या कर रहा है कि 4 इक्वल पार्ट में, देखो मान लो कि एक रेजिस्टेंस है, इसको ये दिया है 16 ओम, 16 ओम दिया है ये वाला, फिर इसको क्या कर रहा है कि 4 इक्वल पार्ट में बांट दे रहा है, 4 इक्वल पार्ट में बांट दे रहा है। तो ये कितना कितना बढ़ जाएगा, 4 ओम, फिर ये 4 ओम, फिर ये 4 ओम, फिर ये 4 ओम। जब इसको बांट दिया तो फिर क्या बोल रहा है कि इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मानी पैरेलल सीरीज बनाइए। तो जब हम पैरेलल सीरीज बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा,
पैरेलल सीरीज में ऐसे हो जाएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि पैरेलल सीरीज का हम लोग फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं कि 1/r इक्विवेलेंस इक्वल टू, क्या जानते हैं, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। जितना सर्किट रहेगा उतना का हो जाएगा इस प्रकार से। तो इसमें क्या होगा कि R इक्विवेलेंस इक्वल टू, क्या दिया रेजिस्टेंस R1 4 दिया है, तो 1/4 प्लस 1/4 सब दिया है, 4 प्लस 1/4। जब इसका एलसीएम लेंगे हम लोग तो क्या आएगा, 4 का एलसीएम 4 और ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 4/4, मतलब कि क्या आ गया 1/1। तो R इक्विवेलेंस इक्वल टू क्या आ गया 1/1, तो 1 ओम। 1 ओम आंसर हो गया इसका। तो इस प्रकार हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका आंसर कितना आया 1 ओम। इसका एक और मेथड है, वो क्या है, क्या होता है कि R इक्विवेलेंस इक्वल टू R इक्विवेलेंस बाय n स्क्वायर। ये n स्क्वायर क्या है कि जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जब इक्वल पार्ट में रहेगा तब, जैसे यहाँ क्या है, इसको हम लोग R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, इसको R3 मान लेते हैं, इसको R4। जब an क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कितना रेजिस्टेंस है, जब इक्वल रहेगा ना तभी ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम लोग को क्या दिया था, R इक्विवेलेंस टोटल कितना दिया था 16 ओम, 16 ओम दिया था। और ये n स्क्वायर मतलब कि कितना भाग में बांटे हैं, तो कितना भाग में बांटे हैं 1 2 3 4 भाग में बांटे हैं, तो 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 16/16 ओम। तो 16 कट जाएगा, कितना बचेगा 1 ओम। इस प्रकार आंसर है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो पैरेलल में है इसमें हम लोग सर्किट इस प्रकार से डेवलप करते हैं या फिर जोड़ते हैं कि वोल्टेज सेम हो। ठीक है, तो ये आप लोग सीखे होंगे। अब हम लोग देखते हैं, तो ये क्वेश्चन लिख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन। जेक बोर्ड में क्या होता है कि सारा क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, इसका कोई आप लोग को सिर्फ क्या है मेहनत करना है, ठीक ना। क्वेश्चन बहुत इजी रहता है आपका, अगर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अच्छा है क्वेश्चन सब इजी में से बन जाता है। थर्ड क्वेश्चन आपका है, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किरचॉफ पॉइंट रूल इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ लॉ ऑफ कंजम्पशन ऑफ। बोल रहा है कि जो किरचॉफ फर्स्ट रूल आप लोग पढ़े होंगे वो किस पर बेस करता है, मतलब कि किस सिद्धांत को फॉलो करता है। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि आप मान लीजिए कि मेरे पैकेट में 100 रुपया है, अगर हम आपको 100 रुपया दे दिए और कोई फिर मेरा पैकेट में 100 रुपया दे दिया, तो मेरे पैकेट में क्या 100 का 100 रह गया। 100 रुपया आपको दिए और 100 रुपया कोई दूसरा आदमी आके डाल दिया, तो क्या जितना था पहले से उतना अभी भी है कि नहीं। तो इसी हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन, कहते हैं संरक्षण, मतलब कि जितना है उतना ही। तो इसमें बोल रहा है कि किस पर डिपेंड करता है, कौन सा संरक्षण इसमें किरचॉफ लॉ में फ्लो करता है। तो ये किरचॉफ क्या है, थोड़ा इसको हम लोग देखते हैं डिटेल में। किरचॉफ जो है ना, ये क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है। किसका नाम है, साइंटिस्ट का। जब इजी सर्किट था, जब बहुत छोटा छोटा सर्किट था, तो हम लोग ये फार्मूला ओम्स लॉ से सॉल्व कर लेते थे, ठीक ना। जब सर्किट बढ़ा, बहुत सारे करंट एक ही पॉइंट पर मिलने लगा, तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, तब आए थे किरचॉफ साहब। इन्होंने 2 लॉ दिए थे, इसमें से पहला था किरचॉफ पॉइंट रूल और फिर किरचॉफ फर्स्ट रूल। किरचॉफ जो फर्स्ट बार में दिए थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा था किरचॉफ फर्स्ट रूल। फिर जो किरचॉफ फर्स्ट रूल है, ये क्या किसे कहते हैं, इसको हम एक पॉइंट पर देखते हैं।
किसी एक जगह पर देखते हैं, इसलिए हम लोग इसको किरचॉफ पॉइंट रूल कहते हैं। और फिर इसको हम लोग किरचॉफ करंट लॉ कहते हैं, और फिर किरचॉफ जंक्शन रूल भी कहते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में अभी यहाँ पूछा है क्या पॉइंट रूल, इसमें पूछ सकता था कि किरचॉफ फर्स्ट रूल या फिर किरचॉफ जंक्शन रूल या फिर किरचॉफ करंट रूल। ये चारों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। वो क्या होगा आंसर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है किरचॉफ फर्स्ट रूल, और जो किरचॉफ सेकेंड रूल है वो डिपेंड करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। तो हम लोग देखते हैं ये कैसे डिपेंड करता है चार्ज पर। इसमें क्या क्या किया किरचॉफ साहब, क्या किए कि एक किसी पॉइंट पर लिए, यहां पर करंट आया लाए आया I1, यहां पर करंट लाए I2, यहां पर करंट लाए I3। और ना इसमें क्या हुआ कि जितना करंट आया वो सारा करंट क्या हुआ कि बाहर चला गया। इस पॉइंट पर कोई एक भी करंट नहीं बचा। और हम लोग जो करंट आने वाला करंट को हम लोग डिनोट करते हैं प्लस से, और जाने वाला करंट डिनोट करते हैं हम लोग माइनस से। और इस पॉइंट पर ना कोई करंट नहीं बचा, जीरो करंट बचा। इस प्रकार समझिए आप लोग। अगर मान लीजिए कि हम लोग अगर जाते हैं आंदोलन करने, तो क्या होता है कि डिफरेंट एरिया से उस चौराहे पर हम लोग आंदोलन करने जाते हैं। जब आंदोलन करना हो जाता है उसके बाद क्या सब लोग आप लोग घर नहीं चले जाते हैं, अपना अपना घर चले जाते हैं। तो जितना आदमी आया उतना आदमी सारा के सारा अपना अपने घर चला गया, तो वहां एक भी आदमी नहीं बचा। उसी प्रकार यहां पर भी होता है कि करंट एक पॉइंट पर आता है और फिर वही करंट बाहर निकल जाता है, और जो यहां नेट करंट रहता है वो जीरो रहता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसे, I1 प्लस I2 प्लस I3, और प्लस जो जाता है उस करंट का हम लोग डिनोट करते हैं किससे, माइनस से। तो I4 प्लस I5 प्लस I6 इक्वल टू क्या जाएगा, जीरो हो जाएगा। कि जितना करंट आया उतना करंट बाहर चला गया। तो इसमें क्या होगा कि I1 प्लस I2 प्लस I3, और जो ये माइनस वाला है सब इसको इधर भेज देंगे इक्वल टू को उधर। तो यहाँ पर क्या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो जब इक्वल टू को उधर जाता है तो अभी चीज क्या होता है, प्लस में हो जाता है कि नहीं। तो I4 प्लस I5 प्लस I6, ठीक है। तो I इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट का Q बाय टी होता है। तो हम पुट करते हैं Q बाय टी प्लस Q बाय टी प्लस Q बाय टी। तो Q बाय टी प्लस Q बाय टी प्लस Q बाय टी। तो सब टी कट गया, बच गया क्या, Q1 प्लस सब एक ही समय का बात है। तो इसमें क्या टी कट गया, अब बच गया क्या, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू Q4 प्लस Q5 प्लस Q6। देखिए क्या हुआ, जितना चार्ज आया यहाँ क्या होगा चार्ज यहाँ क्या है कि चार्ज है। तो क्या जितना चार्ज आया, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया उतना नंबर इलेक्ट्रॉन चला गया। तो जितना आया उतना चला गया, समझे कि नहीं। तो यहाँ क्या हुआ, कंजर्व हो गया, मतलब कि नेट जीरो, जितना आया उतना चला गया। तो जो किरचॉफ फर्स्ट रूल है ये डिपेंड करता है किस पर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। और अगर इसी में पूछता है किरचॉफ सेकेंड रूल, तो हम लोग वहां बोलते हैं एनर्जी में, क्योंकि किरचॉफ जो सेकेंड रूल है वो लूप रूल करते हैं उसको, उसका और अलग मेथड है, ठीक है ना। तो यहां तक समझे आप लोग। तो चलो देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन। तो इसको समझ गए कि नहीं, तो लिख लीजिए, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन, ठीक ना। अगर आप लोग थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो जेक बोर्ड का क्वेश्चन का कोई डिफिकल्ट नहीं होता है।
क्वेश्चन तो सारा इजी होता है, सिर्फ हम लोग को क्या करना रहता है कि हम लोग मेहनत करना पड़ता है कि चीजें तुमको समझना चाहिए। सिर्फ रट के पास हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। आप कितना समझ रहे हैं वो आपको पता चलेगा न्यूमेरिकल में। आप लोग थ्योरी पढ़ते हैं तो आप लोग न्यूमेरिकल बनाइए, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग आगे का क्वेश्चन क्या है। देखिए ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टू लॉन्ग पैरेलल वायर, बोल रहा है टू लॉन्ग पैरेलल वायर, दो गो लॉन्ग वायर है इच कैरिंग। बोल रहा है क्या इस क्वेश्चन में कि दो गो लॉन्ग पैरेलल वायर है। पैरेलल मतलब कि एक दूसरे के सामने, ये इसका पैरेलल ये इसका पैरेलल, दो गो लॉन्ग पैरेलल वायर है इच कैरिंग करंट 1 एम्पियर। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ना वो क्या है 1 एम्पियर। कितना करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, ठीक ना। इन द सेम डायरेक्शन, बोल रहा है दोनों का जो दिशा है, जो डायरेक्शन है वो सेम तरफ है। आर प्लेस इन 1 मीटर अपार्ट। और जो ये ला जो दूरी है ना ये बोल रहा है 1 मीटर की दूरी पर रखा है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज, तो क्या बोल रहा है कि जब दो लॉन्ग पैरेलल वायर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 1 मीटर की दूरी पर रखा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि जब करंट फ्लो होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, ठीक ना। तो उसी के कारण फोर्स निकालने बोल रहा है कि ये दोनों लॉन्ग वायर के कारण कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे कि एक फॉर्मूला होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट 4 पाई I1 इंटू I2 बाई डी, ये फॉर्मूला होता है। और हम लोग जानते हैं क्या कि म्यू नॉट इक्वल टू कितना होता है 4 पाई इंटू 10 के पावर 7 न्यूटन मीटर, समझे कि नहीं, इतना होता है। तो अब ये वाला इसमें पुट कर दीजिए, जहां म्यू नॉट है वहां पुट कर दीजिए, तो क्या होगा 4 पाई इंटू 10 के पावर -7 न्यूटन पर मीटर। और 4 पाई का 4 पाई रहने दीजिए, और डी कितना दिया है, डी दिया है 1 मीटर। और यहाँ क्या करंट क्या है कि करंट क्या है 1 एम्पियर 1 एम्पियर, तो 1 गुनी 1। यहां तक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि 4 पाई काट देंगे तो कितना बचेगा 1 गुनी 1 इंटू, और इधर 10 के पावर 7, और डिवाइड में क्या है 1। किसी चीज में 1 से डिवाइड देंगे तो जो है ऊपर में वही रहेगा, तो न्यूटन मीटर। तो इसका आंसर क्या होगा 1 इंटू 10 के पावर -7 न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर। तो इसी वाला आंसर होगा, ठीक ना। ये वाला फॉर्मूला आप लोग सीखे होंगे, ठीक ना, चैप्टर 4 में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कितना इजी जो क्वेश्चन है। सो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इजी क्वेश्चन। आप पहले क्या कीजिए, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आप क्वेश्चन को पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एसी सर्किट। तो आप लोग वहां पढ़े होंगे एसी सर्किट, जब आई का इक्वेशन होता है ये होता है, ठीक ना। और आप लोग क्या पढ़े होंगे भी, आप लोग ये पढ़े होंगे कि वोल्टेज का जो होता है वेव का फॉर्म में जो इक्वेशन वो होता है Vm इक्वल टू साइन ओमेगा टी, और जो इलेक्ट्रिक करंट का होता है ये होता है Im साइन ओमेगा टी। तो इसका जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना तो ये इससे होता है। जो अच्छा से पढ़े होंगे ये वही सब पढ़े होंगे, तो सिर्फ रटा रटाया पढ़े होंगे। तो अब देखिए ये जो है
इलेक्ट्रिक करंट क्या है, साइनसोइडल फंक्शन है। तो साइन का ग्राफ ऐसे होता है, यहाँ पर आप साइन का ग्राफ पुट कर सकते हैं, कभी 0 पुट कीजिएगा, फिर 1/2 पुट कीजिएगा, मतलब कि 0 डिग्री पुट कीजिए, 30 डिग्री पुट कीजिए, 45 डिग्री पुट कीजिएगा, और वो वैल्यू जब रखते जाइएगा तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। देखिए इसमें क्या है, दोनों इक्वेशन सेम है। जब जब करंट मैक्सिमम है तब वोल्टेज भी मैक्सिमम है, जब करंट मिनिमम है तो वोल्टेज भी मिनिमम है, हर जगह वही कंडीशन है। तो क्या यहाँ मैक्सिमम, जब करंट मैक्सिमम है तब वोल्टेज मैक्सिमम है, और यहाँ पर भी जब जब करंट मिनिमम है तो वोल्टेज मिनिमम है। तो इसमें क्या फेज डिफरेंस क्या है, 0, मतलब कि कुछ अंतर नहीं है, जब मैक्सिमम है तो मैक्सिमम, मिनिमम है तो मिनिमम। इससे ये रहता कि यहाँ पर मैक्सिमम है, करंट यहाँ मैक्सिमम है, वोल्टेज यहाँ मिनिमम, तो होता कि 180 डिग्री का मतलब फेज मतलब क्या कितना अलग है। यहाँ दोनों का सब सेम चीज सेम है ना, 0 डिग्री पर मैक्सिमम है, यहाँ पर 0 डिग्री मैक्सिमम है, जब पॉजिटिव में जाते हैं तभी मैक्सिमम है, नेगेटिव में तभी मैक्सिमम है, दोनों का फेज डिफरेंस कुछ नहीं है, 0 है। ये आप लोग डिटेल में पढ़े होंगे, यहाँ एमसीक्यू बता रहे हैं तो इतना डिटेल में बताने का टाइम नहीं है, इसलिए आप लोग ये रखिएगा कि दोनों जो इक्वेशन है एक ही टाइप का है, और जिसको ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे बनता है, मतलब कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसका डिफरेंस नहीं है, मतलब कि 0 डिग्री का डिफरेंस है। तो ये हुआ आपका आंसर। ये सब चीजें बहुत डिटेल में पढ़ना रहता है, ये सब अभी अगर हम पढ़ाने लगेंगे तो इसी में लग जाएगा आधा घंटा पढ़ाने, ठीक ना। तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ग्लास आर 4/3 and 3/2 respectively, the refractive index of glass with respect to water, बोल रहा है कि ग्लास का जो अपवर्तन है वो वाटर के रिस्पेक्ट में 4/3 इतना दिया है, रिस्पेक्टिवली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो वाटर का अपवर्तन क्या होगा ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे क्या, G = म्यू वाटर, इस तरह होता है। जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, ऊपर में। तो निकालना किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। तो म्यू W = क्या, म्यू G, और यहां दिया है कितना दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है 3/2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है 4/3। अब इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4/3/2, इसको क्या कीजिए, गुणा कीजिए, 4/3 गुनी 2/3। ये जब गुणा में, जो भागा में गुणा में क्या तो उल्टा हो जाता है, तो 4 गुना 8/9, इसका आंसर होगा 8/9, सी आंसर होगा, ठीक ना। तो ये लोग आप पढ़े होंगे, ठीक ना। इसका आंसर क्या होगा 8/9। अब लोग देखते हैं इसका आगे वाला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बोल रहा है हाजिस वेव थ्योरी ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन। तो देखिए ये हाजिस वेव थ्योरी क्या है, किसमें पढ़ते हैं, लाइट चैप्टर में पढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और फिर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो ऑप्टिक्स में है हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, सिर्फ हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में नहीं पढ़ते हैं। तो हाजिस प्रिंसिपल उस फोटोइलेक्ट्रिक थ्योरी को क्या कर पाता है, एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। उसका हाजिस प्रिंसिपल का यही एक कमी था, उसका लिमिटेशन में लिखाया गया होगा आप लोग को, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। तो आज हम लोग यहीं तक देखते हैं, इसके जो बच गया क्वेश्चन वो हम लोग देखेंगे अगले सेशन में। और आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक ना। थैंक यू।